माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर IQ। सो आज हम आपसे एक केस डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज हम आपसे एक केस लॉ डिस्कस करेंगे जिससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में ये बता दिया है कि मतलब इस केस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और जो हम फॉर्म्स भरते हैं, जो एग्ज़ाम्स में मदर्स नेम का ऑप्शन इंक्लूड हुआ है, वो इस केस के बाद से इंक्लूड हुआ है। तो इसकी पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट। उसमें मैंने ये इस केस का ओवरव्यू थोड़ा-सा दिया है कि इसमें जो मिस हरिहरन है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। और इस केस के बाद से ही बहुत मतलब चेंज आ गया कि बैंक अकाउंट के फॉर्म में और पासपोर्ट के फॉर्म में और हमारे कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म में, स्कूल एडमिशन के फॉर्म में, कॉलेज एडमिशन के फॉर्म में, हर जगह मदर्स नेम इंक्लूड हो गया। तो वो इस केस के बाद ही आया था। इस केस का नाम है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम इस केस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। पेड हमारा फ्री ग्रुप भी चल रहा है टारगेट फॉर IQ का, टेलीग्राम पे आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टीम के लीडर आपसे बात कर लेंगे कि पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप की बहुत नॉमिनल फीस है, आप ज्वाइन करिए। हम जल्दी ही DGS और हरियाणा जुडिशरी का भी क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। अभी जैसे कि राजस्थान के क्रैश कोर्स चल रहे हैं हमारे मतलब पेड ग्रुप्स पे, और फीस बहुत ही नॉमिनल है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी हमारा ये मतलब क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में। और अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारे केस का नाम है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस केस में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या चैलेंज हुई थी, इस केस के बाद ही मदर्स नेम इंक्लूड होने लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार बोलती हूँ। और हाँ, आज आप अपनी एक जो हिंदू लॉ की बेयर एक्ट है, उसमें एक एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, वो बेयर एक्ट लेके बैठिएगा। आज हम उसके एक सेक्शन का भी जिक्र करेंगे, सेक्शन 6 का रेट विद सेक्शन 4 का। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कंटिन्यू वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा केस लॉ है, डेट ऑफ जजमेंट आप नोट कर लीजिए 17/2/1999। कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये आपको केस दे देंगे गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट ऑफ जजमेंट पूछ लेंगे, और जो कि आपको नहीं पता होगी और आप एक नंबर का क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस MP जुडिशरी और दिल्ली जुडिशरी में पूछते हैं, राजस्थान में भी पूछ लेते हैं, बट राजस्थान इतना डीपली अंदर से नहीं पूछते। राजस्थान वाले सिर्फ बेयर एक्ट पे पूछते हैं क्वेश्चंस। तो आप फिर भी याद रखिए, डेट ऑफ जजमेंट 17 फरवरी 1999 है। 17 फरवरी आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 14 फरवरी के बाद से आपको याद कर लीजिए, कोई डे होता होगा उस दिन भी, स्लैब डे समथिंग। तो 17 फरवरी को जजमेंट आई थी। सो किस बेंच ने पास की थी? उमेश सी बनर्जी की जज ने पास की थी। जस्टिस उमेश सी बनर्जी की बेंच ने पास की थी। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। कभी कभी जज का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन दिलवाती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें स्किप करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सिलेक्शन दिलवा देती हैं। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आ गया और हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो हम कुछ गलत करके आ जाएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया और हमने सही कर दिया, तो और राजस्थान जुडिशरी में 60 कट ऑफ जाती है, ऑलमोस्ट 62 से ज़्यादा तो कभी नहीं गई। तो आपके 60 मार्क्स और ये दो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया और कट ऑफ 62 गई, तो आपको कितना दुख होगा। सो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। डेट ऑफ जजमेंट 17 फरवरी 1999 और बेंच उमेश सी बनर्जी की बेंच है। सो केस का क्या नाम है? गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस केस में क्या था? इस केस में एक गीता हरिहरन मैडम थी जिनकी शादी डॉक्टर मोहन राम से हुई थी। ठीक है, जो उनका एक सन था, उनका एक बेटा था जिसका नाम था ऋषभ, जिसका वो बैंक अकाउंट खुलवाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गई। तो बॉन्ड फर्निश करने गई, तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन वापस कर दी, रिजेक्ट कर दी। क्यों? सिर्फ ये कह के कि आप इनकी गार्जियन नहीं है, इस पे फादर के साइन कराइए। तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं है ना। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करे, उन्हें भी नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 6A है हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप इनकी लीगल नेचुरल गार्जियन नहीं है, फादर नेचुरल गार्जियन है इनके। इस बात पे अब गीता हरिहरन अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उनका डिवोर्स हो चुका है, उनका हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो क्या करेंगे? हस्बैंड के साइन करवाने कहाँ जाएंगी? ये कोई बात होती है? अब तो एक बात बताओ ना, सिंगल मदर है तो उसकी क्या कोई वो नहीं है, कोई उसकी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई इसका स्टेटस ही नहीं है। मतलब बच्चे के लिए वो सारी लाइबिलिटी निभा रही है, उसका एडमिशन करवा रही है, उसके बैंक अकाउंट के लिए दौड़ रही है, उसका पासपोर्ट बनवाना है उसे, और मदर्स नेम का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। और जबकि मदर की जो आइडेंटिटी होती है वो कंटिन्यू कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती।
एक बार को हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है और बच्चा मदर के साथ रह रहा है तो मदर की आइडेंटिटी के साथ कांस्टेंट रहता है, बट कहीं कोई नाम ही नहीं मदर का, मतलब ये तो गलत है ना। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। अब आप इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आपको काम आएगा। मिस गीता हरिहरन वॉज मैरिड टू डॉक्टर मोहन राम, that they had a son named Rishabh. She applied to the RBI for bonds to be held in the name of their minor son Rishabh and had signed off his guardian, but the RBI has sent back the application to her and advising her to either produce the application signed by father of Rishabh to produce a certificate, a guardianship from a competent authority, ठीक है, इन हिज फेवर। आरबीआई ने ये ओपिनियन बना लिया कि जो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में सेक्शन 6A है उसके अकॉर्डिंग ये इनकी लीगल गार्जियन नहीं है, इनके लीगल गार्जियन इनके फादर साहब हैं। बट गीता हरिहरन को क्या हुआ, गीता हरिहरन ने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को। अब आर्टिकल 14 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्वेश्चन कई बार आया है, एलएलएम के एंट्रेंस में भी आया है कि आर्टिकल 15 में किन चीजों की बात हुई है। तो आप याद कर लो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 चीजों की बात हुई है। किन चीजों की, 5 चीजों की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स कर देते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ भूल जाते हैं। तो इसमें 5 चीजों की बात हुई है। तो मिस हरिहरन ने इसमें चैलेंज कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या इसमें ऑब्जर्व किया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वलिटी। किस चीज के लिए, आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन व्हाट ग्राउंड चैलेंज, तो आप क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस ग्राउंड पे चैलेंज हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी राइट टू इक्वलिटी के ग्राउंड पे चैलेंज हुई थी। ये भी प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्राउंड पे इस केस की वैलिडिटी चैलेंज हुई थी, राइट टू इक्वलिटी के ग्राउंड पे चैलेंज हुई थी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब आप अपनी बेयर एक्ट निकाल लीजिए। बेयर एक्ट है हमारी ऐसी हिंदू लॉज की जो बेयर एक्ट है, उसमें एक एक्ट है 3rd नंबर का, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसको आप ओपन कर लीजिए और उसमें सेक्शन 6 एक बार पढ़िए। मैं आपको सेक्शन 6 पढ़ के एक बार बताती हूँ। सेक्शन 6 का सब क्लॉज बी कहता है इन केस, ठीक है, जिसके सेक्शन 6 का सब क्लॉज ए, सॉरी, जिस एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी एप्लीकेशन को वापस भेजा था इनके पास, कहता है इन केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैड नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years shall ordinarily be with the mother, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर आरबीआई ने बोला कि आफ्टर हिम द मदर, लेकिन आफ्टर हिम मतलब कि उनकी डेथ के बाद मदर मानी जाएंगी नेचुरल गार्जियन, अगर वो है तो मदर नेचुरल गार्जियन नहीं मानी जाएंगी। इस बात पे गीता हरिहरन ने बोला कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो इसका मतलब वो नहीं है मेरे साथ, ठीक है, वो डेथ, ये कोई बात है कि चलो ठीक है, अगर आफ्टर हिम, ये जो वर्ड है आफ्टर हिम, ये वर्ड यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है। आफ्टर हिम का क्या मतलब है, अगर कोई आपके साथ नहीं है, आपका डिवोर्स हो गया, फिर भी तो आफ्टर हिम हो गया ना वो, कि वो हमारे साथ नहीं है। अब जरूर इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा ना आफ्टर हिम का क्या मतलब है, कि वो इसमें एक्सप्रेसली लिखा हो कि अगर उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद, बट आफ्टर हिम का मतलब ये जो हमारे साथ नहीं है आफ्टर हिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं, ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ सेक्शन 6 पता था, 6 से सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लीज रीड सेक्शन 4C। अब सेक्शन 4C क्या कहता है, आप सेक्शन 4C पे आइए और मार्क कर लीजिए। देखिए बेयर एक्ट ना हमेशा ऐसे पढ़ा करिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऐसे मार्क करते चलेंगे ना, तो जब भी आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे एग्जाम के टाइम पे आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो 4C आप नेचुरल गार्जियन मार्क करिए, इसमें लिखा मीन्स एनी ऑफ गार्जियन मेंशन इन सेक्शन 6। इसमें क्या बोला, इसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 4 के सब क्लॉज C में, कि मतलब वो गार्जियन जो सेक्शन 6 में इंक्लूड है, सेक्शन 6 में मदर भी इंक्लूड है, इसलिए मदर एंड फादर बहुत नेचुरल गार्जियन होंगे। इसके बाद ही ये बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था कि जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें मदर का नेम भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद से हर जगह मदर का नेम भी इंक्लूड होने लगा इस केस के बाद से। देखो कोई ना कोई हमेशा कभी ना कभी फर्स्ट स्टेप लेता ही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मदर का नाम भी इंक्लूड होता है, मदर का नाम भी लोग जानते हैं। सिर्फ फादर के नाम से हम जाने जाएं ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मदर एंड फादर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसलिए मदर एंड फादर बच्चे को दोनों की जरूरत होती है, इसलिए दोनों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में, नहीं तो राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉज का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि मतलब ये जो जजमेंट थी, इसके बाद और भी कई सारी जजमेंट्स आती गई, बट ये हमारी लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे आप याद कर लो। और ये जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा एक्ट है, जो कि हमारे हरियाणा जुडिशरी में, दिल्ली जुडिशरी में भी आता है। और जो हमारे ये एक्ट्स होते हैं ना, जो फैमिली लॉज होते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल। मतलब ये बहुत सारा प्रैक्टिकल तौर पे भी मैं देखती हूँ कि सक्सेशन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, अगर आप जज नहीं बनते हो ना, फिर भी लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अच्छा एलएलबी करा है, वकील हो, चलो ये बता दो, तो आप बता सको उन्हें। सोसाइटी क्यों ऑब्जर्व करती है? देखो, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ, तो लोग, इवन मेरी गली मोहल्ले के लोग पूछते हैं, एक बात बताना, ये आधार कार्ड में करेक्शन कहाँ से होगा? बिकॉज उनकी गलती नहीं है, वो ये मान के बैठते हैं कि वकील है तो इन्हें सब पता होगा। बेशक से बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती, बट लोगों को ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम क्यों ना अपनी नॉलेज बढ़ाएं और चीजों को अपनी जानकारी इकट्ठी करें। तो आप ये याद रखें ना, ये आज का हमारा मेन टॉपिक था, ये हमारा केस लॉ था जो मैंने आपको समझा दिया। ये आपको गूगल करके आप इस केस के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेना, जजमेंट इसकी निकाल के रख लेना, ये 2 चीजें याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल से ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम आपके सामने रोज एक नई नई जजमेंट्स, नए नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे। हमारा जो लॉ है ना, ये बहुत वास्ट है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर रोज पढ़ना पड़ेगा, और रोज कंटिन्यूसली हम कोई चीज कंटिन्यूस करते हैं, जब भी उसका हमें रिजल्ट मिलता है। अब आज मैंने आपको ये वीडियो बना के पढ़ा दिया गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट वाला, ठीक है। अब आप माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ के आएगा। देखो, बेयर एक्ट ऐसे पढ़ोगे आप, तभी आपको समझ आएगा ना, कीवर्ड्स आप तभी नोट डाउन कर पाओगे। ये हमारी बेयर एक्ट है, हम भी पढ़ते हैं ऐसे ही। हम देखो, एडवोकेट जो होता है ना, वो उसको पूरी लाइफ पढ़ना है, पूरी लाइफ जजमेंट्स आती रहेंगे, पूरी लाइफ आपको पढ़ना है। आपके जो लॉ है ना, वो जजमेंट से ही क्लियर होंगे। इवन जजेस भी एलआरसी वगैरह पढ़ते रहते हैं। आपने अगर कभी उसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक वैकेंसी निकाली है लॉ ट्रेनिंग की, तो जो न्यू एडवोकेट्स हैं, जिनका भी जस्ट लॉ कंप्लीट हुआ है, 26 ईयर्स उसमें एज है, तो आप वो फॉर्म भरोगे, आपको जजेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको जजेस की लाइब्रेरी में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तब आप देखोगे कि जजेस भी लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। तो जो हमारा ये प्रोफेशन है ना वकालत का, हम चाहे वकील है चाहे जज है, पढ़ना हमें हमेशा है। और हम सोसाइटी के मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं वो हमें काफ़ी अच्छे उसमें मानते हैं। जो डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, पहले के राजा महाराजा के ज़माने में जो मंत्री का पद होता था, वो वकील, वो समझ लो कि आज वकील जो है मंत्री का पद अदा कर रहे हैं। राजा महाराजा उनसे ही सलाह लेते थे ना, ये काम करना है नहीं करना है, तो इसलिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ डू इट। आपका ऐसा करने से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप प्लीज़ उसमें क्वेरी करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आप डेमो क्लासेस भी हमारी फ्री चलती हैं, 1-2 आप उसे अटेंड करिए। और उसके बाद अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए। हमारी फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, मैं बार बार बोलती हूँ। आप अपनी पॉकेट मनी से भी पे कर सकते हैं, और आपको उसमें रिटर्न, हैंड रिटन फॉर्म में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे, बेयर एक्ट पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे। सो प्लीज़ डू इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।